बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Am I audible to all of you? यस, अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। तो क्या बात कर रहे थे हम कल? मैट्रिसेस, चैप्टर 6, एक्सरसाइज 6.4 और एक्सरसाइज 6.4 में बेटा हमने ये किया था पार्ट एफ का, जिसमें हम वेरीफाई कर रहे थे। जिसमें पार्ट 1 में हमें दिया जा रहा था b इक्वल टू 2a और कहा जा रहा था कि b बराबर है 4a के। प्रूफ करें। पार्ट 1 हमने कर लिया था, पार्ट 2 हमने कर लिया था। पार्ट 3 किया किसी ने? इसका पार्ट 3 भी करना था। कर लिया आप लोगों ने? किसने किया है? ओके, वेरी गुड बेटा। था पार्ट 2 का हाफ किया था हमने? नहीं, पार्ट 2 पूरा कर लिया था। ये देखें, पूरा कर लिया था पार्ट 2 हमने। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है जरा देखें। फिर हमने रिजल्ट को जनरलाइज भी करना है। रिजल्ट को जनरलाइज भी करना है लाजमी। देखें, हमें दिया हुआ है b इक्वल टू 3a, सॉरी b इक्वल टू 4a, देन b का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट। प्रूफ। ठीक है, मैं शो कर देता हूं बेटा, ये देख लीजिए। ये देख लें आप यहाँ से। मैं जब भी कहता हूँ इसके स्क्रीनशॉट्स ले लिया करें, या बाद में लेक्चर अपलोड होता है तो वहां से देख लिया करें। आप वहां से देख कर लिख लिया करें अगर कोई मसला हो तो। देख लें बेटा यहाँ से, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, ओके बेटा। बेटा थर्ड पार्ट मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ जरा तेजी के साथ, क्योंकि आप लोग को आता है, ये अब सीख चुके हैं। इसमें दिया हुआ है b इक्वल टू 4 है। अच्छा, पहले a को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। a हमारे पास क्या है, जरा सब चैट बॉक्स में बताएंगे, मैं पीछे नहीं जाना चाह रहा। a क्या है हमारे पास? यस, एग्जैक्टली 5321। वैसे मुझे पता था, लेकिन मैं आपको ऐसी तंग करने के लिए पूछ रहा था ताकि आप बताएं। सही है, ए ये है और बी हमें इस तरह दिया हुआ है छुपाकर, इक्वेशन की फॉर्म में 4 है। तो हम लिख लेंगे b इक्वल टू 4 और a की जगह a मैट्रिक्स 5 2 3 और 1। सही है। अब ये 4 बेटा इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। b इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4। सही है, तो इस तरह आपके पास b भी आ गया। अब हम आते हैं प्रूफ करने पे। हमने प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट। बेटा हमने ये साबित करना है क्या, जो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, b का डिटर्मिनेंट बराबर है 16 टाइम्स ऑफ a डिटर्मिनेंट के। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। अब अगर मुझे लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है तो मुझे b का डिटर्मिनेंट चाहिए, और राइट हैंड साइड निकालनी है तो मुझे क्या करना है? मुझे
16 से मल्टीप्लाई करना है ए के डिटरमिनेंट को। तो बारी बारी काम करते हैं जिस तरह कल कर रहे थे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, बी का डिटरमिनेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड जब आएगी मेरे पास जब मैं बी का डिटरमिनेंट निकालूंगा बेटा। तो आइए बी का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बी डिटरमिनेंट इक्वल टू, इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं जो बी हमारे पास है, 20 12 8 4। ठीक है, यहां लिख लेते हैं 20 12 8 4। बी डिटरमिनेंट इक्वल टू, अच्छा जी कैसे निकलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले का माइनस, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। बी डिटरमिनेंट इक्वल टू 20 4 जा 80 माइनस 12 8 जा क्या होगा 96। यस, तो इसका मतलब है बी डिटरमिनेंट कितना आ गया, कितना आएगा बताएं जल्दी से, आपसे सुनना चाहता हूं बेटा मैं। माइनस का 16 आएगा। ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। सही है। अब हमने क्या निकालनी है, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड निकालनी है। तो राइट हैंड साइड निकालने के लिए देखते हैं हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी। यहां पर लिख देते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड हमारे पास, 16 और ए डिटरमिनेंट बेटा, 16 ए डिटरमिनेंट। तो यहां पे हमने लिखा 16 ए डिटरमिनेंट। अब अगर मुझे राइट हैंड साइड निकालनी है तो ए डिटरमिनेंट को 16 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए होगा, ए का डिटरमिनेंट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, लाइंस बनाकर लिख लेते हैं ए को। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5321। वैसे तो हमारे पास है भी, लेकिन हम निकालना है आज ताकि हम जरा रिफ्रेश हो जाएं। 5321 ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 1 जा 5 इस तरह हो जाएगा, माइनस और 3 और 2। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 5 1 जा 5 माइनस 3 2 जा 6। तो बेटा ए का डिटरमिनेंट कितना आ गया, -1 के बराबर। बताओ क्या राइट हैंड साइड आ गई या कुछ और करना पड़ेगा अभी। कुछ और करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, यस 16 से मल्टीप्लाई तो लिखेंगे नाउ 16 टाइम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 16 और ए डिटरमिनेंट की जगह -1। तो बेटा ये आपके पास जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, -16। ये आ गई आपके पास कौन सी साइड, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आया था क्या ये देखें यही था ना, -16। इसका भी क्या आया, -16। तो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के, और ये हमारे पास प्रूव हो गया। बेटा कोई प्रॉब्लम, तीनों पार्ट हमने प्रूव कर लिए, कल 2 किए थे आज 3rd कर लिया। तो प्रूव में कोई मसला है तो बता दें, फिर मैं उस सेंटेंस का मतलब बताता हूं जो लिखा हुआ है। कैन यू जनरलाइज द रिजल्ट, ये लिखा हुआ है, आप सब अपनी बुक में देखें। तीनों पार्ट्स के बाद नीचे लिखा हुआ है कैन यू जनरलाइज द रिजल्ट। जनरलाइज का मतलब क्या होता है बेटा, जनरलाइज करने का हमें मतलब पता होना चाहिए ना, जब भी तो जनरलाइज करेंगे। तो जनरलाइज करने का मतलब क्या है, कॉमन और कुछ, अच्छा हाईलाइट करना, एक साथ लिख देना, और कुछ सिमिलर। अच्छा बेटा जनरलाइज का मतलब ये होता है समरी कर देना किसी चीज की। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं
कि जी मैंने 2 का स्क्वायर किया तो आंसर आ रहा था 4, सॉरी 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा था 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा था 9, ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा था 16। अब ये मैं बार बार बता रहा हूं कि मैंने किसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा था, एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ रहा था। मुझे चाहिए कि मैं ये बोलूं कि मैंने एक हर नंबर का स्क्वायर निकाला है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर निकाला है और मुझे उसका आंसर मिला है। ये जनरलाइज करना हो गया कि मैं इतनी लंबी बात करूं कि मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया। आसान अल्फाज में मैं यूं कह सकता हूं मैंने नंबर्स के स्क्वायर किए। ये जनरलाइज करना हो गया, यानी आप बात को मुख्तसर करके बयान कर रहे हैं और उस बात में पूरा मतलब आपको पता चल जाए, इसको कहते हैं जनरलाइज करना। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो अब ये जो 3 पार्ट आपने किए हैं, इन 3 पार्ट्स के अंदर पार्ट 1 2 3 में आपने ऐसी क्या चीज नोट की है जिसको अगर मैं बोलूं जनरलाइज करें, एक सेंटेंस में बताना चाहें तो कैसे बताएंगे? कोई खास चीज नोट की आपने? ये सब 2 के मल्टीपल्स हैं? नहीं। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, बिल्कुल ये तो है इससे इनकार नहीं है। और कुछ? बिल्कुल बिल्कुल युसरा, आपकी बात मुझे बड़ी जबरदस्त लगी यहाँ पर। आप जरा देखें, सब अपने अपने जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करूंगा सबको। अब मैं बोल देता हूं कुछ। बेटा जब b इक्वल टू 2a दिया, जब b इक्वल टू 2a दिया तो क्या प्रूफ करने को दिया था? b इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट, ये दिया था। क्या ये प्रूफ हो गया था? फर्स्ट पार्ट की बात है ये। क्या ये प्रूफ हो गया था फर्स्ट पार्ट? क्या सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया था? क्या थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया था? सारे पार्ट्स प्रूव हो गए। सारे पार्ट्स प्रूव होने का मतलब ये है कि ये बात साबित हो गई कि अगर b बराबर होगा 2a के, b इक्वल होगा 2a के, तो b का डिटरमिनेंट बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट के। और फिर सेकंड पार्ट प्रूव हुआ तो ये बात साबित हो गई कि अगर b 3a के बराबर होगा तो b का डिटरमिनेंट बराबर होगा 9a के, 9 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट के। थर्ड पार्ट प्रूव हुआ तो ये बात साबित हो गई कि अगर b 4a के बराबर होगा तो b का डिटरमिनेंट बराबर होगा 16 टाइम्स ऑफ a डिटरमिनेंट के। बेटा इससे एक बात पता चल रही है, इससे एक बात ये पता चल रही है कि यहां पे जो नंबर होगा a के साथ, आंसर उसका स्क्वायर आ रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर उसका क्या आ रहा है? स्क्वायर। क्या ऐसा है? अग्री और डिसएग्री? सही है ना? तो अब हम जनरलाइज कर रहे हैं रिजल्ट को, जरा देखिएगा। द जनरलाइज रिजल्ट इज, जनरलाइज रिजल्ट क्या है बेटा? ये 2 3 4 सब क्या है? नंबर्स हैं बेटा। 2 3 4 5 6 7 जो भी लिख दूं, तो अब जनरलाइज रिजल्ट में ना 2 3 4 5 नहीं लिखा जाता, अल्फाबेट्स यूज किए जाते हैं। तो मैं लिख रहा हूं इफ b इक्वल टू एन ए, ये जितने भी नंबर थे 2 3 4, इन सब की जगह n लिख दिया। n का मतलब एनी नंबर, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है।
अगर बी एन ए के बराबर होगा देन बेटा यहां जो नंबर है यहां पर उसका क्या आ रहा है स्क्वायर, यहां जो नंबर है यहां उसका क्या आ रहा है स्क्वायर, यहां जो नंबर है यहां उसका क्या आ रहा है स्क्वायर। तो अब हम यूं लिखेंगे देन बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू, यहां पे क्या आ रहा है एन का, एन का स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहां पर लिख देंगे एन स्क्वायर ए डिटर्मिनेंट। यानी अगर बी एन ए के बराबर होगा तो बी का डिटर्मिनेंट बराबर होगा एन स्क्वायर ए डिटर्मिनेंट के। अब आप यहां पर टू लिखें, जरा एन की जगह टू लिखें, सपोज करें ऐसी अपनी अपने जहन में लाएं, एन की जगह टू लिखें, यहां पर टू का स्क्वायर 4 मिल रहा है ये, यहां पर 3 लिखें आप तो यहां पर 9 मिलेगा आपको 3 का स्क्वायर। बात समझ में आई? इस तरह हमने रिजल्ट को जनरलाइज कर लिया। जनरलाइज का मतलब एक सेंटेंस में आप पूरी समरी बयान करते हैं। समझ में आई बात? ये नहीं लिखना है आपने, ये आपको समझाने के लिए खाली मैंने बनाया है, ये समझाने के लिए बनाया है, आपने खाली ये लिखना है, ये लाइन लिखनी होगी एंड में। ठीक है, क्लियर हो गई बात है? आ गई बात, समझ में आ गई सबको? इंटरेस्टिंग बात है ना वैसे ये? हाँ, मुझे तो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है ये क्या ख्याल है? चलें तो अब अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं चाहता हूं कि अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाएं और उसको सॉल्व करें। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं बेटा, और एक्सरसाइज 6.4 का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, इसमें आपसे कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ, इसके 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में कह रहे हैं ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स वेयर ए इक्वल टू, ए किसके बराबर है 2x 3 5 के। ठीक है, सोल्यूशन इसमें प्रूव नहीं करना, इसमें फाइंड करना है, तो इसलिए मैंने यहाँ सोल्यूशन लिखा है, मैंने जो है ना वो प्रूव नहीं लिखा अच्छा, क्या कह रहे हैं बेटा, गौर से सुनना जरा, नया कॉन्सेप्ट है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको मैट्रिक्स में एक्स नजर आ रहा होगा, ये रहा एक्स है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कहते हैं एक्स की वैल्यू निकालो इफ, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सवाल की पंच लाइन है, ये क्वेश्चन की क्या है, पंच लाइन है। ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ए सिंगुलर मैट्रिक्स है वेयर ए इक्वल टू, और आगे ए की वैल्यू दे दी है आपको, ए की वैल्यू दे दी है आपको, क्या है ए की वैल्यू 2 3 x 5। अच्छा, अब मैं पहले इस ए मैट्रिक्स को यहां पर कॉपी कर लेता हूं, ए मैट्रिक्स को यहां पर कॉपी कर लेता हूं, ए मैट्रिक्स इक्वल टू 2 3 x 5। ठीक है, सुनिएगा जरा, उन्होंने कहा ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, पहले आप मुझे ये बताएं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो क्या, क्या जीरो, पूरी बात बताएं, जिसमें जीरो आए, क्या जीरो आए? डिटर्मिनेंट जीरो आए, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। तो बेटा अगर उन्होंने कह दिया है कि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर है, ऐसा ही है ना। तो अब क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का जिक्र हुआ और सिंगुलर मैट्रिक्स की वजह से डिटर्मिनेंट का जिक्र आया,
तो हाथ के हाथ हम क्या करेंगे, जो हमारा मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी उसके अराउंड लाइंस बनाकर लिख लेंगे। ए के अराउंड भी लाइंस बनाएंगे और इसके अराउंड भी लाइंस बनाएंगे। ये 2x 3 5, ठीक है। अब ए डिटर्मिनेंट मैं बता देता हूं, इतनी बात समझ में आई, पहले बताएं। सही है। अब उन्होंने कहा है ना कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है नहीं बेटा, x इक्वल टू 0 नहीं होगा, a का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं सिंस इट इज गिवन दैट a is a सिंगुलर मैट्रिक्स। बेटा सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन है कि A जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। A क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बेटा A का डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अगर A सिंगुलर मैट्रिक्स है तो A बराबर होगा किसके? 0 के, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास लेफ्ट पर लिखा हुआ है A का डिटरमिनेंट। तो अगर ये हम कह रहे हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बेटा ए डिटरमिनेंट की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? 0। तो हम यहां लिख देंगे कि अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा। क्लियर है बात? इतनी बात समझ में आ रही है सबको कि सिंगुलर मैट्रिक्स की वजह से ए का जो डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर होगा। अच्छा, अब भाई पहले यस करें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इतनी बात क्लियर हो रही है? हाँ तो बेटा मैं वही तो बता रहा हूं रवीन असलम, वो यही तो कह रहे हैं कि अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है ना तो आप वैल्यू निकालें एक्स की। तो उन्होंने कंडीशन दे दी ना, तो हम उसको यूज करेंगे। सही है। अब आगे बढ़ते हैं, देखें अब क्या कर रहे हैं। क्योंकि ए डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, ये सिंगुलर है, तो ए डिटरमिनेंट की जगह 0 पुट कर देंगे लेफ्ट पर। ए डिटरमिनेंट की जगह 0 पुट कर देंगे। नहीं, वेरीफाई तो करना ही नहीं है हमने, अभी आप सुनती जाएं फिर एंड में मैं बताता हूं। राइट पर लिखा हुआ है 23x5, 23x5। हमें डिटरमिनेंट निकालना नहीं है बच्चों, हमें डिटरमिनेंट निकालना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है अगर तो x निकालें, तो हमने उनकी कंडीशन को लिया और हमने इसको सिंगुलर मैट्रिक्स मानकर a डिटरमिनेंट की जगह 0 पुट कर दिया। अब जरा आप आगे देखें, फिर मैं आखिर में साबित भी कर दूंगा। हमें क्या निकालना है? x। सब बताएं जरा क्या निकालना है? x, x निकालना है हमें, ठीक है। 0 ऐसी रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 5 से होगा, 3x से होगा, तो 2 5 से होगा, फॉर्मूले का माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा। 0 इक्वल टू 2 5 10 माइनस 3x से होगा तो क्या हो जाएगा? 3x। सही है। माइनस का 3x इधर आके प्लस का 3x होगा और राइट पर क्या बचेगा? 10। अब x हमें निकालना है, 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/3, 10/3। तो x की वैल्यू आ गई 10/3। यहां पे आके हमारा सवाल कंप्लीट हुआ। अब आपके जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे बताइए, मैं क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो। रमीन असलम, मैंने ये कहा है कि डिटरमिनेंट निकाल के 0 प्रूव नहीं करना, 0 ऐसे ही पुट कर देना है। मुझे ये समझ नहीं आया कि 0 बाहर क्यों आया। 0 बाहर क्यों आया? बेटा सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर हो। तो यहां पर लेफ्ट पर लिखा हुआ था ए डिटरमिनेंट, तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो इसलिए ए डिटरमिनेंट की जगह 0 पुट किया है लेफ्ट पर। ये
नहीं, बिल्कुल डिटर्मिनेंट में डिवाइड नहीं करते। कहां किया है मैंने डिवाइड बेटा? इत्तेफाक से इस दफा फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, आ सकती है। आंसर फ्रैक्शन में आ सकता है, आंसर ऐसे आ सकता है अपॉन में, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें, एक्स की वैल्यू निकालनी थी जी बेटा। इफ लगा हुआ है, वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू निकालो। ठीक है, निकाल देते हैं। कहते हैं इफ, अगर ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो, यानी आपने ये सवाल ये सोच के सॉल्व करना है कि ये ए सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे, वरना आप नहीं निकाल सकते। ये कंडीशन दी है उन्होंने, तो हमने कहा ठीक है, हम उसी कंडीशन को लेते हुए निकालेंगे। सपोज किया है, यहां पर सपोज किया है उन्होंने, सपोज करवाया है हमसे। ठीक है, अब क्लियर हुई बात? डन? और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। आगे बढ़े बेटा। जी बेटा अनस बोले, क्या पूछ रहे हैं? कर लें सवाल, कर लें जो सवाल जहन में आ रहा है। जी बेटा बोलिए अनस। अगर आपसे कहा जाए कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है और आप x की वैल्यू निकाल दें, y की वैल्यू निकाल दें, कोई भी लेटर दिया जाए, तो आपने इस तरह 0 के बराबर लेना है। हमें कैसे पता चला कि सिंगुलर मैट्रिक्स है? बेटा ऊपर सवाल में लिखा हुआ है, सवाल में लिखा हुआ है, हमें ऐसे पता चला। ये लिखा हुआ है A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल, रमीन असलम सवाल कर रही हैं कि क्या हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालकर चेक कर सकते हैं कि ये 0 आता है कि नहीं। आइए प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। बेटा ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 3 x5। ये देखें 2 3 x5। इसका डिटरमिनेंट मैं जब तक नहीं निकाल सकता जब तक मुझे x की वैल्यू पता ना हो। अब तक हमने जितने भी डिटरमिनेंट निकाले हैं उसमें हमें चारों वैल्यूज पता होती हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास अल्फाबेट में एक वैल्यू लिखी हुई है, वेरिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। कितनी निकाली है? 10/3। x की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 10/3 5। अब ये मैट्रिक्स पूरा हो गया। अब इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं और इसका डिटरमिनेंट निकालकर चेक करते हैं कि 0 आता है कि नहीं आता है। सवाल में गलत तो नहीं कह रहे थे वो? तो क्या रेडी हैं आप ये चीज चेक करने के लिए, मेरे साथ साबित करने के लिए रेडी हैं सब? करवाएं। ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू, उन्होंने कहा था ना इफ ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, तो देखते हैं जरा उनकी कंडीशन के मुताबिक सही भी है या नहीं। कैसे निकालते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूले का माइनस, 3 को 10/3 से मल्टीप्लाई करें। सही है। ए डिटरमिनेंट इक्वल टू 2 5 10 माइनस, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा 10
प्लस के 10 से माइनस का 10 कैंसिल, या 10 माइनस 10 बराबर आता है 0 के। बेटा डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब है ये साबित हो गया जो बात वो हमसे सवाल में कह रहे थे कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। हाँ, ये वाकई सिंगुलर मैट्रिक्स है। बोलिए बेटा, तसल्ली हो गई दिल को? अब वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो क्या अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकता हूं? नहीं नहीं, आपने नहीं करना, लेकिन अगर आप चाहें अपने पास इल्म के इजाफे के लिए लिखना, नॉलेज के लिए लिखना, तो आप लिख सकते हैं, वरना वहीं तक करना है आपने, खाली पेपर में नहीं करना। ये बस एक्स की वैल्यू निकालने को कहा जा रहा था, वहीं तक करना है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 2, और इसमें हमसे कह रहे हैं a इक्वल टू, इसमें भी x ही निकालना है, क्वेश्चन तो वही चल रहा है। देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ के बाद फिर अब ये पार्ट 2 अलग है। 4 2 3x a है, एंड b इक्वल टू 1/2 2 माइनस 3 माइनस 2 4 आर multiplicative inverses of each other। बेटा पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में जानते हैं आप या नहीं? यस, मैंने इससे पहले भी बताया शायद। जब आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, मिसाल के तौर पर 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आएगा। तो अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे आंसर 1 आ रहा है, तो वो दो नंबर्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं बेटा। और अगर दो मैट्रिसेस को, गौर से सुनिएगा, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने पे आंसर यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये 1 0 0 1, पता है ना? ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो बेटा अगर दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करें, दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करें और हमारा आंसर यूनिट मैट्रिक्स आए, तो उन दो मैट्रिसेस को हम एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। सही है? तो अब सवाल में हमें बेटा x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमसे कहा जा रहा है a एंड b आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। कह रहे हैं ये जो दो मैट्रिसेस आपको a और b दिए जा रहे हैं, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं तो क्या होगा? क्या मतलब है इसका? इससे होगा क्या अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं? तो हाँ अगर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी a और b को मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका आंसर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अगर a और b को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होगा। अच्छा एक बात और, यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? एक लेटर होता है आई, मैंने बताया शायद, आई से डिनोट करते हैं। अगर नहीं बताया तो अपने पास नोट कर लें आप। यूनिट मैट्रिक्स को आई से डिनोट करते हैं, आई के अलावा कोई लेटर नहीं लेते। ठीक है, अब जरा सुनना। पहले तो मैं कर रहा हूं अपने मैट्रिसेस को उतार रहा हूं, यहां पे कॉपी कर रहा हूं ऐसी। a इक्वल टू 4 2 3x, और बेटा b इक्वल टू, अब b जो है ना वो सही तरीके से नहीं लिखा हुआ। अगर b ये लिखा हुआ होता 2 माइनस 3 माइनस 2 4 तो ओके था, लेकिन उसके साथ 1/2 लिखा हुआ है। बेटा 1/2 का मतलब ये है कि
ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 1/2, 1/3, 1/4, 1 अपॉन करके जब भी कोई चीज लिखी जाएगी ना, इसका मतलब है वो चीज डिवाइड हो रही है। तो ये जो पूरा मैट्रिक्स है ना बी आगे, ये 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के अंदर, हर एलिमेंट के नीचे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। आ रही है बात समझ में? ये जो 2 है इसके नीचे भी 2 आएगा, ये जो -3 है इसके नीचे भी 2 आएगा, ये जो -2 है इसके नीचे भी 2 आएगा, और ये जो 4 है इसके नीचे भी 2 आएगा। ये बात समझ में आई? 1/2 लिखा हुआ है ना, तो हर टर्म के नीचे 2 लिख देंगे। अगर खाली 2 लिखा हुआ होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 1/2 लिखा हुआ है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं सबको। ठीक है, अब क्या होगा, b इक्वल टू, ये देखें 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा 1, और -3/2 ऐसे ही रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा -1, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बचेगा 2। इतनी बात क्लियर है सबको? सब बताइएगा, क्लियर है इतनी बात? अब हमारे पास ए और बी मैट्रिसेस दोनों सही हालत में लिखे हुए हैं। ए की वैल्यू है 4 3 2x और बी की वैल्यू है 1 -3/2 -1 और 2। अब हम आते हैं कंडीशन पे। कंडीशन ये है, सिंस A and B are multiplicative inverses of each other। क्योंकि ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं, ये सवाल में दिया हुआ है। तो अगर ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर यूनिट मैट्रिक्स आएगा। यानी अगर मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका आंसर इक्वल होगा यूनिट मैट्रिक्स के। क्या सब इस बात पर एग्री करते हैं? मैंने जो डेफिनेशन बताई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की, उसके अकॉर्डिंग लिखा है कि अगर ए और बी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका आंसर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आएगा, जब तो उनको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कह रहे हैं। ठीक है, सही है। अब देखें, ए बी और आई की वैल्यूज पुट करेंगे। ए हमारे पास कितना है, 4 3 2x, तो ए की जगह लिख देंगे 4 3 2x। बी हमारे पास कितना है, बी की जगह लिख देंगे 1 -3/2 -1 2, 1 -3/2 -1 और 2। ए और बी की वैल्यूज पुट कर दी, इक्वल टू आई। आई की जगह क्या पुट करूं बेटा, आई तो मेरे पास है ही नहीं, तो आपको पता है आई की जगह क्या पुट करना है? जी बेटा, यूनिट मैट्रिक्स पुट करेंगे। यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, आई इज अ यूनिट मैट्रिक्स। सही है। अच्छा, अब हमें एक्स निकालना है। हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, वो एक्स निकालने के लिए कर रहे हैं, ये जहन में रहे। लेफ्ट हैंड साइड पर देखो, ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, जी बेटा, यस, दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो बेटा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए रूल्स थे, आयन रूल्स को फॉलो करते हैं। क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे ही होता है। तो आए बारी बारी करते हैं। सबसे पहला रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं जरा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 1 से होगा और 3 -1 से होगा। तो 4 1 जा क्या हो जाएगा 4, 3 को -1 से करेंगे तो बेटा प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3। फर्स्ट रूल हो गया। सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल है
आपके पास लिखे हुए तमाम रूल्स, सेकेंड रॉ फर्स्ट कॉलम, तो आप सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और x माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 हो गया 2, x माइनस 1 से होगा तो माइनस एक्स आ जाएगा। दो रूल्स हो गए बेटा हमारे, दो रूल्स हो गए। थर्ड रूल क्या है जल्दी से बताएं जरा, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, थर्ड रूल क्या है? यस, फर्स्ट रॉ सेकंड कॉलम, ये रही फर्स्ट रॉ और ये रहा इसका सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रॉ को अगर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो बेटा जब 4 माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा, मैं यहाँ रफ वर्क करके दिखा दे रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, 4 जब माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए क्या होगा, नीचे 2 लिखा हुआ है, ऊपर 4 लिखा हुआ है, कैंसिल होंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ 2 और माइनस 3 बचे हुए, ये दोनों ब्रैकेट में लिखे हुए तो मल्टीप्लाई होंगे, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस का 6, इसलिए मैं यहाँ लिख दूंगा माइनस का 6। समझ आई बात? 4 को माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया माइनस का 6। फिर बेटा 3 2 से होगा, 3 को 2 से करेंगे तो आंसर आएगा प्लस का 6। चौथा रूल बताएं, फोर्थ रूल बताएं अब मुझे, फोर्थ रूल क्या है? लास्ट रूल ये है, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अगर सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बेटा ये फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से होगी, सेकेंड सेकेंड से, यानी 2 माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा और x 2 से। तो बेटा अगर हम 2 को माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा बताओ? 2 को अगर माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बेटा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो गिवन था ना, उसी की वजह से तो ए बी को आई के बराबर लिया है हमने, अभी तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका बताओ मुझे। 2 अगर माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस 3 बचेगा, माइनस 3 आंसर आ गया। फिर x 2 से होगा तो ये हो जाएगा 2x, सही है। राइट पर आपके पास चल रहा है 1001। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर किसी को इशू है इसमें मल्टीप्लिकेशन में तो मुझे बता दें, कौन सा स्टेप है, स्टेप बताइएगा। मल्टीप्लिकेशन हम बहुत मर्तबा कर चुके हैं, अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आ रही तो बता दें। यस रमीन असलम। जी बेटा बोलिए। बेटा आई कांट हेयर यू, आई कांट हेयर यू। अच्छा सवाल आया है, ये यूनिट मैट्रिक्स क्यों लगाया है ये बता दें। बेटा क्वेश्चन में गिवन है कि A एंड B आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर, और जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका आंसर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आता है, इसलिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई करके यूनिट मैट्रिक्स के बराबर लिया है। बेटा समझ में आ गया जवेरिया? 2 और 4 को कैंसिल किया, नहीं नहीं वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहाँ हो गया बेटा? 2 और 4 को कैंसिल किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्यों हुआ? वो तो उसमें तो वन आंसर आता है, वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं था, वो बस ऐसी फ्रैक्शन में कैंसिल हुए थे बेटा, सिर्फ फ्रैक्शन में कैंसिल हुए थे, ऐसी मल्टीप्लाई और डिवाइड में, और कोई बात नहीं थी, ठीक है। और कोई सवाल?
स्टेप 1 कौन सा बेटा सवाल का? बेटा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड अलग अलग उस वक्त सॉल्व करते हैं जब हमें कोई चीज प्रूव करनी हो, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव नहीं करना। यहाँ पे तो हमें कंडीशन को लेकर सिर्फ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फाइंड करने वाले सवालों में हम अलग अलग सॉल्व नहीं करते। जी जवेरिया जल्दी बोले बेटा, टाइम खत्म हो रहा है, हमें सवाल कंप्लीट करना है। मुझे बताएं कौन सा स्टेप 1? ये स्टेप 1, ये बेटा हमें ए की वैल्यू गिवन थी, वो मैंने यहाँ एज इट इज कॉपी कर दी। बी की वैल्यू हमें सही तरह से गिवन नहीं थी, बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसके साथ बाहर 1/2 लिखा हुआ था। अगर सिर्फ 2 लिखा हुआ होता तो हम 2 को तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा देते, लेकिन 1/2 लिखा हुआ है। 1/2 का मतलब होता है कि तमाम टर्म्स को डिवाइड करवाना है 2 से। अगर 1 करके कोई चीज लिखी हुई हो तो उससे डिवाइड हो जाता है। तो हमने बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको 2 से डिवाइड कर दिया बेटा, और हमारे पास ये आंसर आ गया। सही है? ठीक है बेटा, चले आगे आए। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं। ये 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1। 4 - 3 1 के बराबर। क्या 2 में से x माइनस हो सकता है? 2 एक नंबर है, x एक अल्फाबेट है, वेरिएबल है। 2 में से x माइनस नहीं हो सकता, तो 2 - x ऐसे ही लिखेंगे। सही है? 2 - x ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा जी, -6 और +6 क्या आंसर आएगा? यस, 0 आएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचा? -3 + 2x, उसको ऐसे ही लिख देंगे। -3 + 2x, और राइट हैंड साइड पर आपके पास मौजूद है 1 0 0 1। अब क्या करना है? हमने x निकालना है बेटा, और x निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा मुझे बताएं। बीच में इक्वल लगा हुआ है ना? इक्वल का मतलब है दो मैट्रिसेस इक्वल हैं एक दूसरे के। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सिंस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। बेटा जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो याद रखिएगा, जब दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो उनका फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होता है, सेकेंड एलिमेंट के बराबर होता है, थर्ड एलिमेंट के बराबर होता है, और फोर्थ एलिमेंट के बराबर होता है। सही है? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि हम फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर ले सकते हैं, सेकंड को सेकंड के बराबर ले सकते हैं, थर्ड को थर्ड के बराबर ले सकते हैं, फोर्थ को फोर्थ के बराबर ले सकते हैं। लेकिन मुझे बताओ कि हमें निकालना है x। अगर x निकालना है तो क्या मैं फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के बराबर लूं तो मेरे पास x आ जाएगा? बताइए, क्या फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के बराबर लूं, x आ जाएगा? आ जाएगा। इसमें x कहां नजर आ रहा है आपको? फर्स्ट एलिमेंट को अगर फर्स्ट एलिमेंट के बराबर लेते हैं, यानी 1 को 1 के बराबर, कहां है इसमें x? x की वैल्यू तो आई नहीं। इसका मतलब है फर्स्ट को फर्स्ट के बराबर नहीं ले सकते। क्या सेकंड को सेकंड के बराबर लें? देखें, सेकंड एलिमेंट के बराबर, 0 = 0 आ जाएगा? नहीं आ रहा, इससे भी x नहीं आ रहा। बेटा x उस एलिमेंट को बराबर लेने से आएगा जिसमें x मौजूद हो। तो x कहां कहां मौजूद है? एक तो थर्ड एलिमेंट में मौजूद है और एक फोर्थ एलिमेंट में मौजूद है। एक थर्ड एलिमेंट में मौजूद है और एक फोर्थ एलिमेंट में। तो हम क्या करेंगे? थर्ड एलिमेंट को थर्ड के बराबर लेंगे या फोर्थ को फोर्थ के बराबर लेंगे x निकालने के लिए। तो मैं 2 - x को 0 के बराबर ले रहा हूं। 2 - x को 0 के बराबर लिया, ये माइनस का x है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 = ये उधर जाके प्लस x हो गया। इसको पलट के लिख दें, x बराबर आ गया 2 के। यहां से x की वैल्यू आ गई 2। अब बच्चे कहते हैं
सर आपने थर्ड एलिमेंट को थर्ड के बराबर लिया, आपके पास x की वैल्यू आ गई 2। क्या हम फोर्थ को फोर्थ के बराबर ले सकते हैं? बेटा बिल्कुल ले सकते हो, उससे भी यही आंसर आएगा। देखो -3 + 2x = 1। ये माइनस का 3 राइट पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 3। 2x ऐसे ही रहा, 1 ऐसे ही रहा, माइनस का 3 इधर आके +3 हो गया। 2x = 1 + 3 4। x निकालना है बेटा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, x कितना आ गया हमारे पास? x आ गया हमारे पास 2 के बराबर। तो बेटा आप थर्ड को थर्ड के बराबर लें या फोर्थ को फोर्थ के बराबर लें, आपने किसी एक को बराबर लेना है, किसी एक को इक्वल लेना है, आपके पास आंसर सेम आएगा। पेपर में एक करके दिखाना, दो करके मत दिखाना, ठीक है? बात समझ में आ गई? इस तरह से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा प्रोसेस रहा। कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर अपनी क्लास को हम यहाँ खत्म कर रहे हैं। डन? नहीं है? कोई क्वेश्चन नहीं है? जी को एक इक्वल लेना है जिसमें x मौजूद हो। और कोई क्वेश्चन बेटा? कौन सी इक्वेशन बेटा? बस ये आंसर आ गया, यहीं छोड़ देंगे और कुछ भी नहीं करना आपने। x की वैल्यू आ गई, बस खत्म। जी जी बेटा, अगर प्रैक्टिस के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल डिस्कस कर लीजिएगा मुझसे, कोई इश्यू की बात नहीं है ऐसी। ठीक है, और कुछ? बिल्कुल इसको रिवाइज कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। और नहीं आए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा कल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम अपनी क्लास एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।